हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र के बारे में। बच्चों, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की इम्पोर्टेंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मुख्यतः दो प्रकार के जनन चक्र पाए जाते हैं। एक जनन चक्र पाया जाता है नॉन प्राइमेट्स में, जिसको हम मध्य चक्र कहते हैं, और एक अन्य प्रकार का जनन चक्र पाया जाता है मनुष्य और कपिसरीखे प्राइमेट्स में, जिसको हम रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल रज चक्र के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले समझिए कि साइकिल क्या होती है। जब कोई घटनाएं बार बार सीक्वेंस में होती हैं तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर साइकिल या चक्र कहते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या मतलब है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए, जिसको हम ऋतुस्राव या मेंसेस कहते हैं। स्त्री की योनि से रक्त, श्लेष्मा और एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं का निकलना, एक स्राव के रूप में निकलना ऋतुस्राव या मेंसेस कहलाता है। यह 4 या 5 दिन तक निकलता है और सामान्य कंडीशंस में 25-26 मिलीलीटर इसमें स्राव होता है। तो ऋतुस्राव के कारण ही, मेंसेस के कारण ही इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी हर महीने जो स्राव होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें कुछ और टर्म भी हैं, जैसे कि रजोदर्शन या मेनार्च किसे कहते हैं। ठीक है, जब मादा मनुष्यों में 10 से 14 वर्ष की आयु में, 10 से लेकर 14 वर्ष की आयु में, सामान्य अवस्था में 10 से 14 वर्ष की आयु में जब प्रथम बार रजस्राव होता है या रज चक्र का प्रारंभ होता है तो उसे रजोदर्शन कहते हैं। वहीं जब 40-50 वर्ष की आयु तक, 45 से 50 वर्ष की आयु में आते आते जब यह चक्र रुक जाता है, ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन को रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मादा स्त्रियों में यह कुछ वर्षों बाद प्रारंभ होता है और शीघ्र ही कुछ वर्षों तक यह चक्र चलने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे हार्मोन इस चक्र का नियमन करते हैं, इस चक्र को कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनमें मुख्य हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये कुछ हार्मोन है जो इस रज चक्र का नियमन करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं और इसको बनाए रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चक्र आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ये इस चक्र में मुख्यतः 4 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि चक्र है तो एक के बाद एक प्रावस्था आनी है। सपोज हम यहां से शुरू करते हैं, रक्तस्रावण प्रावस्था, मेंसेस फेज। ठीक है, मेंसेस फेज में ऋतुस्राव होता है, यानी मेंसेस होते हैं 5 दिन तक। उसके बाद आती है प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रचुरोद्भवन फेज। ठीक है, उसके बाद आती है ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी कहते हैं, और उसके बाद आती है श्रावण या ल्यूटियल प्रावस्था, जिसे हम सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। चलिए, अब इन प्रावस्थाओं को थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। पहली प्रावस्था होती है प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव होता है, तो ये इंड्यूस करता है ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की संख्या को, यानी इससे ग्रेनुलर सेल्स की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और एक अंडाशय में 8 से 12 प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। हम इससे पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि प्राथमिक पुटक यानी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं।
टर्शरी फॉलिकल्स में हमने बात की थी कि थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना परतें होती है, एक द्रव से भरी हुई गुहा होती है जिसको हम एंट्रम भी कहते हैं। और छठे दिन ये क्या होता है, छठे दिन सभी पुटकों में से, सभी फॉलिकल्स में से एक ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने छठा दिन क्यों कहा, क्योंकि महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से एक सामान्य साइकिल 28 दिनों की मानी जाती है। ठीक है, उसमें से पहले छठे दिन में अंतिम दिन एक लगभग, एक ये सामान्य बात हो रही है, एवरेज, उसमें छठे दिन परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल फिर भविष्य में सेकेंडरी oocyte या अंडाणु को मोचित करता है। और क्या क्या होता है इसमें, जो गर्भाशय का अंतःस्तर एंडोमेट्रियम है वो दोबारा बनता है। दोबारा क्यों बनता है, क्योंकि श्राव, जब ऋतुस्राव होता है तो एंडोमेट्रियम नष्ट होता है। ठीक है, फिर बनता है। यही तो रज चक्र होता है, गर्भाशय की अंतः दीवार का बार बार बनना और ह्रास होना। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का श्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये फॉलिकल्स जो है उनको प्रेरित करेगा, किसको श्रावित करने के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन को श्रावित करने के लिए फॉलिकल्स को प्रेरित करता है। बच्चों, अब हम दूसरी प्रावस्था में चले जाते हैं जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था या ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओव्यूलेशन प्रावस्था में ठीक बीच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, यानी मैक्सिमम होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अधिकतम स्तर जब होता है तो उसे LH सर्ज कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इफेक्ट के कारण ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाती है और वो अंडे को त्याग देती है, या ग्राफियन फॉलिकल फटकर उससे अंडा मोचित हो जाता है। ध्यान रहे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के फटकर अंडा मोचित करने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। और सामान्य रूप से ये माना जाता है कि लगभग 14वें दिन होता है। ठीक है, 14वें दिन अंडा ग्राफियन फॉलिकल को फटकर बाहर आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली प्रावस्था जिसे हम श्रावण प्रावस्था या सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और अंडे को त्याग देती है। ग्राफियन फॉलिकल ने अंडे को त्याग दिया, लेकिन उसके जो अंदर का स्पेस है उसमें ब्लड भर जाता है, रक्त भर जाता है, और उसके बाद ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आपने कक्षा 11 में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती है मुख्यतः। तो ये दो हार्मोन्स का स्राव करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, फिर ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ये करता है गर्भाशय को भ्रूण से चिपकने के लिए, यानी अंतरोपण के लिए, भ्रूण के अंतरोपण के लिए गर्भाशय की दीवार को तैयार करता है। ये कैसे तैयार करता है, गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसमें रक्त का संचार बढ़ा देता है, वसा और ग्लाइकोजन का संचय कर देता है, ताकि अगर निषेचन के बाद भ्रूण बने तो वह आराम से गर्भाशय में अंतरोपित हो जाए या गर्भाशय में चिपक जाए। उसके लिए गर्भाशय को तैयार करता है। अगली प्रावस्था है रक्त श्रावण प्रावस्था। इसमें मेंसेस फेज, इसमें क्या होता है, यदि निषेचन हो जाता है तो ठीक है, निषेचन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तब ये रक्तश्रावण प्रावस्था आएगी। अगर निषेचन हो जाएगा और यदि सगर्भता हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो यहीं पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेन बना देता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाता है कॉर्पस एल्बिकेन में,
और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सांद्रता घटने लगती है और रक्तस्राव होने लगता है, जिसको हम मेंसेस भी कहते हैं। इससे रक्त, श्लेष्मा और एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं निकलती रहती हैं, मतलब ह्रास हो जाता है। फिर क्या होगा? 5 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद दोबारा प्रचुरोद्भवन, दोबारा अंडोत्सर्ग, दोबारा श्रावण प्रावस्था, फिर ये सामान्य स्वस्थ महिला में ये चक्र चलता रहता है। समझ रहे हैं आप? अब हम बात करते हैं रज चक्र को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आयु। पता है, आयु के अंतर्गत ही हम रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति की बात करते हैं कि एक सामान्य महिला में, सामान्य मनुष्य मादा में यह 10 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और 40 से 45 की आयु में ये खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा है गर्भावस्था। गर्भावस्था अगर होती है तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है अस्थायी समय के लिए। जैसे प्रसव होगा और प्रसव के बाद नॉर्मल जब हार्मोन्स डाउन होने लगेंगे तो ये साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। एक स्वस्थ महिला का इंडिकेटर, जनन स्वास्थ्य का इंडिकेटर महिला स्वस्थ है, काफी हद तक ये इंडिकेटर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है। इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था होती है, जब हम जानते हैं कि गर्भावस्था में प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रोक देते हैं। ठीक है। अगला आपको पता ही है हार्मोन भी अलग अलग प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करते हैं, को प्रभावित करते हैं। इन हार्मोन्स के बारे में हम अपने वीडियो में जान चुके। चलिए अब आप इस चित्र को देखिए, ये आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये 1 से लेकर 13 तक, यहाँ देखिए ये दिवस बांटे गए हैं। मैंने आपको बताया लगभग 28-29 दिन का ये चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होता है। और नीचे आपको दिखाया गया है गर्भाशयी घटनाएं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गर्भाशय यहाँ पे पुनः बनने लगा है, मोटा हो गया है, रक्त संचार बढ़ गया है और यहाँ पे फिर ये डिजेनरेट हो गया था। फिर ये साइकिल शुरू करेंगे तो फिर ये फिर बनना स्टार्ट यहाँ से हो गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है आपको एस्ट्रोजन का स्तर 14वें दिन में सबसे ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन का इधर 21 से 23 दिन में, और इधर भी 25 महीने की 25 या 27 डेट के हिसाब से के उसके हिसाब से हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडाशयी घटनाएं, यहाँ पर ठीक 14वें दिन परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल फट गया है और अंडोत्सर्ग हो गया है और यहाँ पर कॉर्पस लुटियम आपको दिखाया है जो बाद में कॉर्पस एल्बिकेन में बदल गया है। और यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन दिखाए गए हैं। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशयी हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स लगभग 14वें दिन ये सबसे अधिक इनका स्तर है। यानी हर महिला में, प्रत्येक महिला में मेंस्ट्रुएशन चक्र की अवधि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है और उसकी डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन सामान्य महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये घटनाएं कुछ इस प्रकार चलती हैं। ठीक है। आज आपने जो कुछ भी सीखा आप उसे एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। पहले उसके हार्मोन्स लिख लेंगे, कौन कौन से हार्मोन इसका नियमन करते हैं और विभिन्न अवस्थाओं को इस तरीके से आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन और अंतरोपण के बारे में।